सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो हमारा आज का विषय है वाक्य विचार। वाक्य के विषय में जानने से पहले हम शब्द के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे हिमालय, राम, कमल, ये सभी क्या हैं? शब्द हैं और ये वर्णों के मेल से बने हुए हैं। इसी प्रकार जब हम शब्दों का मेल करते हैं, जब हम शब्दों को समूह के रूप में लिखते हैं, तो वह कहलाता है हमारा वाक्य। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को समूह के रूप में लिखते हैं, तो वह हमारा वाक्य कहलाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि मान लीजिए हमने यह ऊपर शब्द लिखे हैं हिमालय, राम, कमल, और इन्हें हम कॉमा हटा करके और इन्हें हम एक समूह के रूप में लिखें, एक साथ लिखें हिमालय, राम, कमल, तो क्या ये हमारा वाक्य बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। तो हमारे शब्दों का समूह कैसा होना चाहिए? जो सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ स्पष्ट हो, तो वही कहलाएगा हमारा वाक्य। तो शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। और दूसरा सार्थक का अर्थ क्या है कि हमारे वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। अगर हम निरर्थक शब्दों से वाक्य बना देंगे तो वह हमारा वाक्य सही नहीं होगा। अब आप कहेंगे कि ये निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जैसे आपने अक्सर सुना होगा खाना, वाना, पानी, वानी, चाय, वाय। तो अगर हम निरर्थक शब्दों के प्रयोग से वाक्य बनाएंगे तो वह भी हमारा वाक्य सही नहीं होगा। तो हमारे वाक्य के शब्द कैसे होने चाहिए? सार्थक। लेकिन कभी कभी इन निरर्थक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु वे सार्थक शब्दों के साथ ही प्रयोग होते हैं। जैसे भाई खाना वाना खा लिया जाए, चाय वाय पी ली जाए, लेकिन वहाँ पर सार्थक शब्द चाय के साथ वाय का प्रयोग हो रहा है। अगर आप वाय का प्रयोग अलग से करेंगे कि भाई ज़रा वाय पिला दीजिए, पिला विला दीजिए, तो वो जो वाक्य है वह भी कैसा हो जाएगा? निरर्थक हो जाएगा। वो कोई समझ नहीं पाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। तो शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। नीचे एक उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ये क्या है? हमारा वाक्य है। बच्चे मैदान में खेल रही हैं। अब यहाँ पर क्या है कि व्याकरण की दृष्टि से यह वाक्य उचित नहीं है, सही नहीं है। व्याकरण के कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के अनुसार ही हम उसमें कर्ता के साथ किस प्रकार क्रिया प्रयुक्त होनी चाहिए, ये सभी नियम होते हैं। तो उन नियमों के अनुसार ही वाक्य का निर्माण होता है और उन नियमों के अनुसार यह वाक्य सही नहीं है। खेल रहे हैं मैदान बच्चे में, तो यहाँ पर क्या है कि जो वाक्य के शब्द हैं उनके क्रम में परिवर्तन कर दिया गया है। उनका जो समूह है वो व्यवस्थित नहीं है, क्रम जो है वो व्यवस्थित नहीं है, इसलिए नीचे लिखे हुए दोनों ही वाक्य गलत हैं। तो हमारा सही वाक्य कौन सा है? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। प्रत्येक वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में हम जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं वह हमारा होता है उद्देश्य। और विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे नीचे आप देखिए वाक्य दिए हुए हैं, विवेक घर आ गया। तो यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? विवेक के बारे में। और विवेक के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह घर आ गया। तो इसलिए उद्देश्य क्या है?
विवेक, और विधेय क्या है? घर आ गया। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है, आकाश अपनी पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर आकाश उद्देश्य है, क्योंकि उसके विषय में हम बात कर रहे हैं, उसके विषय में हम कुछ बता रहे हैं। तो यहाँ पर आकाश उद्देश्य है और अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, यह हम उसके बारे में बता रहे हैं, तो यह विधेय है। उद्देश्य का विस्तार भी किया जा सकता है और विधेय का भी विस्तार होता है। तो उद्देश्य का विस्तार किस प्रकार होता है? उसका बड़ा भाई हैदराबाद में रहता है, तो यहाँ पर जो भाई है उसके विषय में बात की जा रही है, लेकिन उसके विषय में यह एक विशेषण दिया गया है कि उसका बड़ा भाई हैदराबाद में रहता है। तो यह क्या है? उद्देश्य का विस्तार। एक अच्छे वाक्य के क्या क्या गुण होने चाहिए? सबसे पहले हमारा जो वाक्य है वह सार्थक होना चाहिए। सार्थक होना चाहिए अर्थात उस वाक्य का कोई अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि वाक्य तो हम बोल दें लेकिन वह अपूर्ण हो, अधूरा हो या उसका कोई अर्थ स्पष्ट ना हो। तो वाक्य में सबसे पहला जो गुण होना चाहिए वो होना चाहिए सार्थकता, अर्थात उस वाक्य का कोई अर्थ निकलना चाहिए। दूसरा गुण होना चाहिए आकांक्षा। आकांक्षा यानी वाक्य इस प्रकार का होना चाहिए कि उसे सुनकर भाव समझने की आकांक्षा ना रहे, अर्थात पूरा भाव प्रकट हो जाना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि टूट गया। अब क्या टूट गया? हमारे अंदर यह जानने की जिज्ञासा होगी ना कि क्या टूट गया, क्या किसके बारे में बात की जा रही है। तो पूरा वाक्य क्या होगा? खिलौना टूट गया। तो हमारा वाक्य कैसा होना चाहिए जिससे किसी के मन में कुछ और जानने की आकांक्षा ना रहे, हमारे एक वाक्य से ही पूरा अर्थ स्पष्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि वाक्य में 2 या 2 से अधिक शब्द हों, एक वाक्य का पूरा समूह हो, शब्दों का पूरा समूह हो तभी हमारा वाक्य स्पष्ट होगा, बल्कि कभी कभी एक शब्द भी हमारा वाक्य बन जाता है। जैसे, क्या तुम वहाँ जाओगे? तो आपने उत्तर दिया नहीं, तो जो नहीं शब्द है वह भी हमारा क्या बन गया? वाक्य, क्योंकि वह नहीं कहने पर भी हमारा अर्थ पूरा स्पष्ट हो रहा है। ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पर पूरा वाक्य बोलें कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। पूरा वाक्य भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक उत्तर नहीं, तो वह भी पूरा वाक्य ही कहलाएगा। लेकिन वह क्यों कहलाएगा? क्योंकि वह अकेला शब्द ही आपके अर्थ को प्रकट कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग्यता, प्रसंग अनुकूल भाव बोध की योग्यता। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी भी शब्द के साथ कोई भी शब्द प्रयोग कर लें। हमारा वाक्य भी प्रसंग के अनुकूल ऐसा होना चाहिए जिससे वह पूरा अर्थ, पूरा भाव प्रकट करे। कोई भी इस तरह का हम शब्द प्रयोग ना करें। जैसे हमने बोल दिया कि गाड़ी में पानी भरा जाता है, गाड़ी पानी से चलाई जाती है, तो ये क्या है? इससे क्या ये वाक्य सही है? क्या गाड़ी पानी से चलती है, पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है? तो यह कैसा वाक्य है? निरर्थक। इस वाक्य के शब्दों की कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि यह अपना पूरी तरह से भाव प्रकट नहीं कर रहा है। तो हमारे वाक्य भी ऐसे होने चाहिए जिससे कि सही भाव प्रकट हो। अब आगे आसक्ति या सन्निधि या समीपता। वाक्य के शब्द समीप होने चाहिए, अर्थात ऐसा ना हो कि जैसे अभी आप यहाँ भी देख रहे हैं
शब्दों के बीच में कुछ निश्चित दूरी होती है। ऐसा नहीं है कि एक शब्द आपने बहुत आगे लिख दिया, एक शब्द बीच में बहुत सारी जगह छोड़कर फिर पीछे लिख दिया और आप कहें कि ये वाक्य है। नहीं, वह भी वाक्य नहीं कहलाएगा। वाक्य के शब्दों में एक निश्चित दूरी होनी चाहिए, तभी वह एक साथ लिखा होना चाहिए, तभी वह वाक्य कहलाएगा। अन्विति या क्रम। व्याकरण की दृष्टि से एक रूपता होनी चाहिए, अर्थात व्याकरण के नियमों का पालन होना चाहिए। आपने पढ़ा भी होगा कि पुल्लिंग कर्ता के साथ पुल्लिंग क्रिया का प्रयोग किया जाता है, बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है, स्त्रीलिंग कर्ता के साथ स्त्रीलिंग क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये सभी क्या है? ये सभी व्याकरण के नियम हैं। और वाक्यों के शब्दों का भी एक क्रम होता है। अर्थात जैसे मैंने आपको पिछले उदाहरण में आपको बताया कि खेल रहे हैं मैदान बच्चे में, तो ये क्या है? ये शब्दों का क्रम जो है वो सही नहीं है, शब्द आगे पीछे हैं। आप सभी को बताया जाता है कि कर्ता का प्रयोग सबसे पहले होता है, फिर कर्म और क्रिया अंत में होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इनका जो क्रम है वो परिवर्तित कर देंगे कि हमने क्रिया सबसे पहले लगा दी, कर्ता सबसे बाद में छोड़ दिया, तो वह क्या होगा? वह जो क्रम है वह सही नहीं होगा, वह व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं होगा। तो इन सभी नियमों का जिन वाक्यों में पालन होता है वही वाक्य कहलाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ते हैं।